हेलो ड्रामा फैंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी कि कल मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि कल मैं बहुत बिजी थी। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आई वांट टू थैंक यू ऑल माय सब्सक्राइबर, लव यू गाइस। आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को भी काफ़ी हद तक लोगों ने सब्सक्राइब किया है एंड आई एम रियली आउट ऑफ टेंशन नाउ। प्लीज़ 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 ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और मुझे एक सजेशन और दीजिए कि अगर अपने सेकंड चैनल पर मैं कुछ वीडियोस डालना चाहूँ तो वो किस तरह की होनी चाहिए। प्लीज़ 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 सजेस्ट मी। नाउ स्टार्ट। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फोर्थ बैरियर को पार करते वक्त पियरलेस टावर का जो एम्परर होता है वो फेंग व्यू को एक बहुत ही अजीब से चक्रव्यूह में बंद कर देता है और वो फेंग व्यू से कहता है कि या तो जो खजाना मैंने तुम्हें दिया है उसे लो और यहाँ से चलती बनो और वरना यहीं बैठकर मरो। लेकिन फेंग व्यू हार मानने को तैयार नहीं होती। वो साफ कह देती है कि मैं यहाँ से बिना हार्ट पिस्टल लिए नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे मेरे दोस्त का इलाज करना है। ये सुनकर पियरलेस टावर के एम्परर को गुस्सा आता है और वो अपने लोगों को फेंग व्यू को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन शैडो उसे बचा लेता है। तभी वहां एक और एंट्री होती है जो पियरलेस टावर के एम्परर की गर्दन पर तलवार रख देती है और वो होता है हमारा हीरो जुनलिन, जो फेंग व्यू को बचाने के लिए वहां आया है। जुनलिन फेंग व्यू को बचा तो लेता है लेकिन फेंग व्यू के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो जुनलिन उससे कहता है कि जिस एनर्जी बैरियर में तुम्हें बंद किया गया था ये सब उसी का असर है, 2 घंटे के अंदर तुम ठीक हो जाओगी। फिर वो उससे कहता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अपनी जान को रिस्क में डालकर तुम पियरलेस टावर क्यों गई थी, अपनी स्पिरिट एनर्जी को बढ़ाने के लिए। जिस पर फेंग व्यू जवाब देती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्त झाओ जी के इलाज के लिए गई थी। इसके बाद शैडो वहां आता है और वो फेंग व्यू को 2 गिफ्ट देता है और कहता है कि तुम ये डिज़र्व करती हो। और वो गिफ्ट होते हैं, एक तो म्यूज़िक नोट्स की डायरी होती है और दूसरा होता है हेवन हार्ट पिस्टल, जिसके लिए फेंग व्यू वहां गई थी। पियरलेस टावर से बाहर आकर फेंग व्यू झाओजी को वो दिखाती है और बहुत खुश होती है और कहती है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। दूसरी ओर यूमिंग रात में यान मैंशन में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जुआनगी के ग्रैंडपा ओल्ड फैंग उसे देख लेते हैं तो यूमिंग वहां से भाग जाता है। लेकिन वो सोचने लगते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आया होगा। अगले सीन में जुनलिन फेंग व्यू से पूछता है कि आई होप तुम्हारी इतनी मेहनत के बाद तुम्हारी दोस्त अब ठीक होगी। तो फेंग व्यू शर्मिंदा होती है और जुनलिन की स्लीव्स पकड़ लेती है और उससे कहती है आई एम सॉरी ना। तो जुनलिन उसे अपने क्लोज कर लेता है और उससे कहता है तुम समझती क्यों नहीं हो, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी मुझे मैच कर पाती है या नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है। ये सुन के फेंग व्यू को जुनलिन के सच्चे प्यार का एहसास होता है और वो उसके सीने से लग जाती है। दूर खड़ा हुआ यूमिंग ये सब देख लेता है और उसे बहुत दुख होता है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे विलन के लिए भी बहुत दुख हो रहा है क्योंकि यूमिंग भी बहुत अच्छा है। अपने दुख को भुलाने के लिए यूमिंग वाइन पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसे ऑलरेडी वाइन पीती हुई मिलती है गॉडेस छियो और वो दोनों साथ में बैठ के अपने दुख को मनाने लगते हैं। दूसरी ओर हेवन हर्ट पिस्टल के इफेक्ट से झाओ जे जो बहुत ओवरवेट होती है वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की में कन्वर्ट हो जाती है और वो बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। वो पूरे पैलेस में बहुत खुश होती हुई घूमती है कि अब वो किसी भी तरह की ड्रेस पहन सकती है और वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लग रही है। दूसरी ओर यूमिंग जो रात के अंधेरे में यैन मैंशन में चोरी छुपे घुसा था, वो अभी भी यैन मैंशन में ही था और सबसे छुपते हुए घूम रहा था और छुपते छुपते वो फेंगयू के रूम में पहुंच जाता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है कि चिल्लाना मत वरना सब लोग यहाँ आ जाएंगे और तुम्हारे लिए बताना मुश्किल हो जाएगा कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है। तभी फेंग लियू फेंग व्यू के रूम में आती है और अपने साथ कुछ लोगों को भी लेकर आती है और फेंग व्यू से कहती है कि कल रात को यैन मैंशन में कोई चोर घुसा हुआ है और इसीलिए सभी कमरों की तलाशी ली जा रही है। तो फेंग व्यू कहती है कि मेरे रूम में कोई भी नहीं आया है और ना ही मैं किसी को तलाशी लेने दूंगी, या तो तुम लोग खुद चले जाओ या मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। फेंग लियू तो चली जाती है लेकिन यूमिंग ये सब देख लेता है और वो फेंग व्यू से कहता है कि ये तुम्हें हमेशा ऐसे ही परेशान करती है क्या, अब देखना मैं इसे कैसे सबक सिखाता हूँ। तो फेंग यू कहती है ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम चोरी छुपे यहाँ क्यों आए हो। तो यूमिंग कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, इसलिए तुमसे मिलने आया हूँ। अगर मैं सामने से आता तो सबको पता चल जाता कि तुम और मैं कितने क्लोज हैं। जिस पर फेंग यू कहती है अगर सबको पता चल भी जाता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे मन में कुछ गलत नहीं है, तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त हो। भले ही तुम डार्क नाइट कोर्ट से हो लेकिन तुम इतने बुरे भी नहीं हो।
इसके बाद जब यूमिंग जाने लगता है तो फेंगव्यू उसे गिफ्ट के तौर पर वही म्यूज़िक नोट्स की डायरी देती है और कहती है कि ये मुझे शैडो ने दी थी, लेकिन क्योंकि मेरा म्यूजिक से कोई वास्ता नहीं है तो ये मेरे किसी काम की नहीं है, इसे तुम रख लो। तो यूमिंग उसे कहता है कि तुमने अनजाने में मुझे एक बर्थडे गिफ्ट दे दिया है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। आज तक मेरा बर्थडे किसी ने नहीं बनाया। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हर साल इसी तरह मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करोगी। फेंगव्यू यूमिंग की इस बात पर सोचती रह जाती है और कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। इसके बाद यूमिंग वहाँ से चला जाता है और फेंगव्यू अपने स्प्लिट रिंग के थ्रू कलर्ड फिनिक्स से बात करने पहुँच जाती है और उससे कहती है कि तुमने अचानक मुझे इस तरह यहाँ क्यों बुलाया है। तो कलर्ड फिनिक्स उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। सोल इवोकेशन लैंटर्न एक ऐसी चीज़ है जो आत्माओं को जगाने के काम आती है, और जब दुनिया में उथल पुथल हुई थी तो वो लैंटर्न 3 हिस्सों में बंटकर टूट गई थी। अगर तुम वो तीनों हिस्से ढूंढ पाओ तो तुम अपने गुरु को जगा सकती हो। और अभी जिस आदमी से तुम मिली थी यानी कि यू मिंग, उसके पास ऐसी पावर है जिससे कि वो उन तीनों टुकड़ों को पहचान सकता है। उसके पास स्टार शॉट असेंस है। तो फेंगव्यू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अगर सच में ऐसा कुछ हो सकता है तो मैं ये ज़रूर करूँगी। जुआन ही जुनलिन को बताता है कि येन हाउस में जो चोर आया था वो कोई और नहीं बल्कि यू मिंग था और वो यहाँ स्काईवास चुराने आया था जिससे कि वो व्यू यद्दाओ को खुश कर सके। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, व्यू यद्दाओ एक नया कैरेक्टर है जिसको अभी दिखाया नहीं गया है, लेकिन वो बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं और वो जिसके भी साथ होंगे उसका जीतना निश्चित है। इसलिए डार्क नाइट कोर्ट के लोग उनको वो स्काई वास गिफ्ट करके खुश करना चाहते हैं जिससे कि वो डार्क नाइट कोर्ट का साथ दें और डार्क नाइट कोर्ट किनियान कॉन्टिनेंट पर राज कर सके। तो जुनलिन कहता है कि अगर ऐसा है तो वो दोबारा येन हाउस जरूर जाएगा क्योंकि वो किसी भी हाल में स्काई वास को चुराने की कोशिश करेगा और इस बार हम उसे पकड़ लेंगे। और वो फेंगव्यू को यूमिंग को फॉलो करने का काम देता है। दूसरी ओर यूमिंग अपने पहले ट्राई में फेल हो जाता है और इसीलिए वो अपने मास्टर से माफ़ी मांगता है। तब उसे पता चलता है कि स्काई वास क्यों मंगाया जा रहा है और किस तरह वो व्यू अद्दाओं को खुश करके किन्यान कॉन्टिनेंट पर राज करना चाहते हैं। तो यूमिंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उनका कल्टीवेशन बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो डार्क नाइट कोर्ट के साथ जुड़ जाएं तो हमारी जीत निश्चित है। ये मेरी पहली गलती थी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं स्काई वास फिर से लेने ज़रूर जाऊँगा। दूसरी ओर फेंगजुन जुनलिन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग यूमिंग को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यूमिंग को कोई और भी फॉलो कर रहा था और वो थी फेंगव्यू। तो यूमिंग का पीछा करते करते वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं और फेंगव्यू के बहुत पूछने पर फेंगजुन उसे बता देता है कि वो यूमिंग का पीछा क्यों कर रहा है। दूसरी ओर गॉडेस जियो अपनी बहन झाओ जी को नए अवतार में देखकर बहुत खुश होती है। यान मेंशन में पार्टी हो रही होती है क्योंकि मैडम यान ने एक बहुत ही सुंदर से बेटी को जन्म दिया होता है और मैडम यान से तो आप पहले मिल ही चुके हैं। यू मिंग और फेंगव्यू इसी मौके का फ़ायदा उठाकर यान मेंशन में घुसना चाहते हैं। तो ये लोग मेंशन के एक और आग लगा देते हैं जिससे कि सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है और ये लोग आसानी से मेंशन में घुस जाते हैं। मेंशन में घुसने के बाद वो स्काईवास को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जिस स्काईवास को वो ढूंढते हैं वो एक्चुअली नकली वाला होता है और ओरिजिनल स्काईवास नीचे डार्क चैम्बर में है। यूमिंग भी वाटर स्काईवास को देखने के लिए जब अंदर आता है तो उसे लगता है कि यहाँ कोई तो पहले आ चुका है। मिस्टर यान कहते हैं कि आप चिंता ना करें, जो ओरिजिनल स्काईवास है वो डार्क चैम्बर में बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन जब वो डार्क चैम्बर का गेट खोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें लगता है कि इसको पहले कोई छू चुका है। तो वो समझ जाते हैं कि डार्क चैम्बर में कोई घुस चुका है। वो अपने सिपाहियों को बुलाने ही वाले होते हैं कि जुनलिन उन्हें रोक देता है, क्योंकि जुनलिन को फेंगव्यू की कोई चीज़ पड़ी हुई मिल चुकी थी और वो समझ चुका था कि चोर के रूप में कोई और नहीं बल्कि फेंगव्यू ही है, और इसीलिए वो सिपाहियों को बुलाने से रोक देता है और कहता है कि मैं खुद जाकर देखता हूँ। उधर यूमिंग अपने वादे के मुताबिक फेंगल्यू को बहुत अच्छी सी सजा देता है जिससे कि वो फेंगयू को और ज़्यादा परेशान ना करे। फेंगल्यू को इस हालत में देखकर फेंगजुन को बहुत मज़ा आता है और वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। उधर डार्क चेम्बर में उन दोनों को ओरिजिनल स्काईवास मिल जाता है और फेंगव्यू उसको बहुत ही हैरत से देखने लगती है। तो यूमिंग उससे पूछता है कि तुम इसे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें भी इसकी ज़रूरत है? लेकिन फेंगव्यू भी उस फ्लावर वास को चाहती थी क्योंकि ये उस टूटी हुई लैंटर्न का एक हिस्सा था। लेकिन इन दोनों को नहीं पता होता है कि कोई है जो इन्हें देख रहा है और वो है जुनलिन। और जैसे ही जुनलिन इन दोनों के सामने आता है, यूमिंग घबराहट में फेंगव्यू के गला पकड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे स्काईवास नहीं दिया तो मैं इसकी जान ले लूँगा।
तो जुनलिन कहता है कि ये बेकार की नौटंकी बंद करो मेरे सामने, मैं जानता हूँ तुम इसे कुछ नहीं कर सकते। और वो फेंगयू से कहता है कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारा डार्क नाइट कोर्ट के साथ और इस यूमिंग के साथ क्या संबंध है। फिर जुनलिन उन्हें वहाँ से भागने का एक रास्ता बताता है और कहता है कि तुम मुझसे झूठ मूठ में लड़ने का नाटक करो और मैं कह दूंगा कि चोर भाग गया, लेकिन तुम स्काईवास नहीं ले जा सकते। ऐसा बोलकर ये दोनों डार्क चैम्बर के अंदर जानबूझकर लड़ने लगते हैं और चीज़ों को यहाँ से वहाँ फेंकने लगते हैं। चीज़ों की आवाज़ के गिरने से मिस्टर यान समझ जाते हैं कि जुनलिन ने चोर को पकड़ लिया है और उन दोनों में फाइट हो रही है। इसके बाद जुनलिन यूमिंग के लिए सीक्रेट चैम्बर का गेट खोल देता है और उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन स्काईवास तुम नहीं ले जा सकते। तो यूमिंग तो फेंगयू को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन जुनलिन उसे मना कर देता है। तो यूमिंग फेंगयू से उसका ध्यान रखने के लिए कहकर चला जाता है। यूमिंग के जाने के बाद जुनलिन फेंगयू से सवाल करता है, तो फेंगयू उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे कह रही हो कि हमें गलत मत समझो, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो जुनलिन कहता है कि मैं एक और बार तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो कि डार्क नाइट कोर्ट के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो फेंगयू कहती है कि मेरा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे ये वास चाहिए था और मुझे यूमिंग की मदद चाहिए थी। तो जुनलिन कहता है कि मुझे इस वास का दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि जब तुम्हें ज़रूरत चाहिए थी तो तुम सबसे पहले यूमिंग के पास गई, मेरे पास नहीं। तो फेंगयू कहती है कि अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती, क्या तुम थोड़ा इंतज़ार कर सकते हो, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगी। इसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं और मिस्टर यान से जुनलिन कह देता है कि चोर की स्पिरिट एनर्जी भी मेरे ही बराबर थी, इसलिए मैं उसे पकड़ नहीं पाया, वो भाग गया। जुनलिन फेंगयू को बताता है कि मिस्टर यान ने उस वास को बेचने से मना कर दिया है, बहुत ऊंची कीमत पर भी वो उसे नहीं बेचना चाहते, इसलिए उसे लेने के लिए हमें कोई नया प्लान बनाना होगा। अभी उन्हें अपने रिश्ते की ज़्यादा चिंता है। तो फेंगयू कहती है मैं समझी नहीं, कैसी चिंता। तो जुनलिन उसे बताता है कि यान मेंशन में एक रूल है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होने के 1 महीने के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें शो करता है जिससे पता चल जाता है कि उस बच्चे के अंदर भी स्पिरिट एनर्जी है और वो एक कल्टिवेटर बन सकता है। लेकिन इस बच्चे को 1 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, अभी तक इसने ऐसा कोई भी चीज़ शो नहीं की है और ऐसा माना जाने लगा है जैसे इस बच्चे के अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। फेंगयू कहती है कि ये किस तरह की घटिया सोच है, ये सब तो पुराने तरीके हैं, ये भी तो हो सकता है कि ये एक इत्तेफाक हो कि अभी तक बच्चे ने कोई भी साइन नहीं दिखाया है। इसके बाद फेंगयू सबके सामने जाती है और कहती है कि मैं इस बात को नहीं मान सकती, ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है कि अगर बच्चे ने 1 महीने के अंदर कोई स्पिरिट एनर्जी का साइन शो नहीं किया है तो ये एक प्राकृतिक नेचर भी हो सकता है बच्चे का। गॉडेस जियो उसे कहती है कि क्या तुम ये सब प्रूव कर सकती हो। तो अब फेंगयू जुनलिन को अपनी मदद के लिए बुलाती है और मैडम यान से कहती है कि मैं सिर्फ एक बार आपके बच्चे को चेक करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। और मैडम यान उसे परमिशन दे देती हैं और इसी के साथ ये आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब ये मैडम यान के बच्चे के साथ क्या करेगी और किस तरह से प्रूव करेगी कि वो बच्चा बिना टैलेंट का नहीं है, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करने में कभी कभी बहुत कंजूसी करते हैं, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। एंड यस, मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मेरे दूसरे वाले चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।